जैसे आप तक टीवी आंखों से ऊपर टीवी पर अपनी बर्बादी देख रहे थे, मैं भी अपने घर में बैठा हुआ था। 3 घंटे की दिल्ली की दूरी थी जो इतनी जल्दी नहीं नापी जा सकती थी। मैं भी सोच रहा था कि शायद कुछ लीडर पहुंचेंगे, लेकिन बड़े बड़े लीडर जिनको हमने मुल्ला तक का खिताब दिया, उनका कोई चमचा भी उन जगहों पर नहीं पहुंचा था। अगर कोई पहुंचा तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। दिल्ली गेट पर हमारी मां और बहनें इस काले कानून के खिलाफ धरना और प्रदर्शन कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद उनके साथ बिछाना बछाना खड़े हुए और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि हाँ, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे पहचाने जाने वाली मस्जिद जामा मस्जिद पर उनके धरने में जुम्मे के दिन में जाकर शामिल होऊंगा। और तमाम हिंदुस्तान की मीडिया देखने लगी, क्योंकि वो इस काले कानून को हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा आदमी आगे आए जिससे इस कानून की शक्ल बदले और लोगों को लगे ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, संविधान का झगड़ा है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद वहां तक पहुंचे या इस लड़ाई को लड़े। और उन्होंने तमाम दिल्ली के एरिया के ऊपर हजारों ट्रकों की फोर्सें लगा दी। लेकिन मैं उज्जैले को शाबाशी देता हूँ, जहाँ लाखों आदमियों को ये मायूसी थी कि शायद चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच नहीं पहुंच पाएंगे, क्या होगा हमारी इस लड़ाई का। लेकिन वो किस तरीके से वहां पहुंचते हैं और जब हिंदुस्तान की मीडिया देखती है तो मुसलमानों के बीच में चंद्रशेखर आजाद का चेहरा चमचमाता हुआ चांद की तरह दिखाई देता है और उनके हौसले सीना चौड़ा हो जाता है। तब हिंदुस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हमने चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन से जुड़ा छोड़ दिया तो शायद सारा हिंदुस्तान का दलित और मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन से रोकना पड़ेगा और किसी भी तरीके से इस आंदोलन से अलग करना पड़ेगा। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। जब उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कराकर और अवैध तरीके से जेल भेजा और 1 महीने तक वो जेल में पड़े रहे और उनके ऊपर सारी जुल्म ज़्यादतियां हुई। उनको तमाम तरह से टॉर्चर किया गया कि तुम्हें मुसलमानों के इस कानून के आंदोलन से हटना पड़ेगा। लेकिन वो जब जेल से निकलने के बाद शाहीन बाग में मेरी और आपकी माँ और बहनें बैठी हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह स्टेटमेंट था कि 24 घंटे के अंदर आपको दिल्ली खाली करनी होगी। चंद्रशेखर आजाद जेल से निकलते हैं और शाहीन बाग अपनी गाड़ी और अपना काफिला अपने लोगों को लेकर पहुंचते हैं। ये दर्ज है, ये कोई झूठ नहीं है। शाहीन बाग में मेरे और आपके रिश्तेदार भी हैं बहुत से ओखला में। आप पूछ सकते हैं कि शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शाहीन बाग पहुंचने वाला लीडर कोई है तो चंद्रशेखर आजाद। जब कोर्ट ने आपसे कहा कि 24 घंटे में दिल्ली खाली कीजिए तो आप यहाँ क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में खाली करने को कहा है। अभी 24 घंटे का टाइम पूरा होने में समय है और 1 महीने की इन्होंने सहारनपुर सीमा के अंदर सील और नजरबंद करने की यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिए गए। वो वहाँ जाते हैं, हमारी और माँ और बहनों सबके सर पे हाथ रखवाते हैं और सरकार को चैलेंज दे काटते हैं कि इस काले कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो शाहीन बाग अपनी जिंदगी भी चलाना पड़ा तो मैं पूरी जिंदगी इनके साथ में। ये चंद्रशेखर आजाद है। सवाल करते हैं, गली मोहल्ले चौराहे पर रुकते हैं कि नवे दयाल साहब आप तो 8-9 साल से बीएसपी में थे, आपने बीएसपी क्यों छोड़ दी। मैं एक मुसलमान जब मुझे रोकता था और मुझसे पूछता था कि आज हम बर्बाद किए जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर गोलियां चल रही हैं, आज हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, कहाँ है आपकी पार्टी। तो आप बताइए मैं अपने लोगों को क्या जवाब देता। और अगर मैं उस पार्टी से इस्तीफा नहीं देता तो फिर क्या करता, कैसे आपके सामने खड़ा होता। मेरे कहने में भी खर्चा हुआ, मुझे भी बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए भी अपने लोगों के बीच से नहीं हटा। लाखों की भीड़ थी, पत्थर चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, चारों तरफ फोर्स दिखाई देती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत कोशिश की कि मैं उन लोगों के बीच से हटकर अपने घर चला जाऊं। जैसे दूसरे नेता अपने घरों में छुपे बैठे थे और सीसीटीवी कैमरे में से शहर को चलता हुआ देख रहे थे, वो मुझसे भी उम्मीद करते थे। लेकिन अमरोहा की जामा मस्जिद इस बात की गवाह है, एक नौजवान इस बात का गवाह है कि मैं सबसे आगे उनके साथ था और उनके कांधे से खाना मिलाकर खड़ा। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा नेता जब हिंदुस्तान में पार्टी बनाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिलती हैं। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकार, सबसे ताकतवर सरकार, सबसे तानाशाह सरकार शायद आजादी के बाद किसी ने इतनी तानाशाही न की हो, जहां अघोषित इमरजेंसी चल रही हो, जहां कोर्ट के अंदर भी कानून खत्म हो चुका हो, जहां अदालतों से भी इंसाफ न मिलता हो। ऐसे दौर के अंदर
अगर कोई आवाज बनकर खड़ा है तो चंद्रशेखर आजाद आवाज बनकर खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सही वक्त है दलित मुस्लिम भाईचारे का। और हिंदुस्तान की ये दो बड़ी आबादियां अगर साथ आ गई तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान की अंग्रेजों को छुड़ाने में भी शायद कुछ वक्त लगा होगा। हम 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी दलित और मुसलमानों को साथ लाने के लिए सबसे बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद का है। और ये आबादी 45% से ज्यादा है। जब कोई कैंडिडेट 45% वोट लेकर मैदान में उतरता है तो आप बताइए जीतते वो दुनिया जिताती है क्या नहीं जिताती है। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि वो 2022 में चंद्रशेखर आजाद के बिना सरकार बना लेगा तो वो राजनीति में नादान है। 2022 की सरकार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के इशारे के बिना नहीं बन सकती, यह आप याद रखें। और 2024 के अंदर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दलित और मुस्लिम भाईचारा बनकर उभरेगा और उसके लीडर चंद्रशेखर आजाद होंगे। और नरेंद्र मोदी की कुर्सी की चारों टांगें तोड़ने का काम ये नौजवान करेंगे, भीम आर्मी के नौजवान करेंगे। इसी मिशन को लेकर झांसी से लेकर आगे